जय मध्य प्रदेश साथियों। तो मैं आज आ गया आपके साथ पहले चैप्टर को लेकर। पहला चैप्टर आप जानते हैं वास्तविक संख्याएं हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स। 9th में आपने रियल नंबर्स पढ़ा था। तो रियल नंबर क्या है? वास्तविक संख्याएं क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की समग्रता को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। टोटलिटी ऑफ ऑल द रेशनल नंबर्स एंड ऑल द इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में दो तरह की संख्याएं रहेंगी, एक परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं होंगी, 9th में आपने पढ़ा है। और दूसरी जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्याएं। ये दो तरह की संख्याएं वास्तविक संख्याओं में होती हैं, परिमेय संख्याएं। और जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो संख्याएं जिनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। डिफिनेशन आपको थोड़ा बहुत याद होगा, मैं याद दिलाता हूं। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां PQ क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक, इंटीजर, निगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, ये यहां जरूर लिखना जरूरी होगा कि Q डिनोमिनेटर जीरो ना हो, ये हर जीरो ना हो। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। 2/3, 3/4, 4/5, 1/2, सारी संख्याएं ये सब इसमें आ जाएंगी। अपरिमेय में तो फिर ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता जिनको? तो दशमलव में आपने देखा होगा 9th में, उस पर ज्यादा मैं डिस्कस अभी नहीं करूंगा, कि जिनका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है वो अपरिमेय में आते हैं। फिलहाल अभी आप अपनी क्लास के लिए ध्यान रखें, ऐसी संख्याएं पूर्णांक, ऐसे पूर्णांक या ऐसे धन पूर्णांक, नॉन निगेटिव, ऐसे ऋणेतर पूर्णांक जिनका पूरा पूरा वर्ग ना हो, वर्गमूल ना होता। √2, √3, √4 नहीं, √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, √5, √6, ये सारी संख्याएं क्या है? अपरिमेय में आएगी। और एक और ध्यान रखिएगा, पाई जिसकी वैल्यू अब 22/7 रखते हैं वो भी अपरिमेय में आएगा। फिलहाल अभी आप परिमेय और अपरिमेय को इतना ही दिमाग में रखें। अब चलते हैं आगे की ओर। तो आपको पहचानना है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं जरूरत पड़ेगी इनकी, इसलिए इन पर चर्चा करना जरूरी है। मैं पूरी परिभाषा नहीं लिखता, मैं वो तरीका बता रहा हूं आपको कि आप अभाज्य संख्याएं पहचान जाएं। यह जरूरी है आपका अभाज्य संख्याओं को पहचानना। तो अभाज्य संख्याओं के लिए मैं बता रहा हूं जिसके ठीक 2 गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिनके ठीक 2 गुणनखंड हो वो कहलाती हैं अभाज्य संख्या। एग्जैक्टली 2 फैक्टर। एग्जैक्टली 2 फैक्टर मीन्स ठीक 2 गुणनखंड मीन्स ना तो 2 से कम चलेगा ना ही 2 से ज्यादा चलेगा। ना तो 2 से ज्यादा गुणनखंड वाली इसमें आएगी और ना ही 2 से कम गुणनखंड वाली। तो देखता हूं, साथ में भाज्य भी लिख ले, फिर इसके बाद देखता हूं भाज्य संख्याएं। दो से ज्यादा गुणनखंड, 2 से ज्यादा गुणनखंड वाली संख्या।
ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य संख्याएं होंगी। अब चलिए सोचता हूं कि भाज्य संख्याओं में आएगा कौन, तो एक किसका भाग लगेगा इसमें, एक भर का लगेगा, एक भर का लगेगा, इसके एक ही गुणनखंड है, तो ये भाज्य में तो नहीं आए, अभाज्य में तो नहीं आएगा। अब दो, एक का भाग लगेगा और दो का भाग लगेगा, ये आ जाएगा। तो पहली अभाज्य संख्या आपको मिल गई दो, फिर बढ़ते चले तीन, फिर बढ़े चार, नहीं चार में दो का भी भाग लग जाएगा, एक का तो लग ही जाएगा, चार का भी लग जाएगा और दो का भी लग जाएगा, तो गुणनखंड तीन से ज्यादा हो गए। चार नहीं, पांच, मैं कुछ लिस्ट करके आपको देता हूं, छह नहीं, सात, नौ भी नहीं। ये ना सोचे कि नौ अभाज्य होगी, उसमें तीन का लग जाता है भाग और एक और नौ का तो लग ही जाएगा, तीन गुणनखंड हो जाएंगे। 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, यहां तक मैंने लिख दिया, जरूरत इतने की नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो पहली अभाज्य संख्या दो है, फिर इसके बाद 3, 5, 7। अभाज्य संख्याओं में देखिए सभी संख्याएं विषम है, सभी संख्याएं विषम है दो को छोड़कर। तो एक संख्या भर अभाज्य में ऐसी है जो सम है, बाकी सारी विषम है। अब भाज्य संख्याओं को चेक करता हूं, दो से ज्यादा गुणनखंड, तो एक को क्या कहेंगे, उसके तो एक ही गुणनखंड है, तो अभाज्य में नहीं आया था। और इसमें हम दो से ज्यादा बोल रहे हैं तो इसमें भी नहीं आएगा, तो फिर कौन सी आएगी, दो के बाद तीन है, चार आ जाएगा, ठीक है, चार आ जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या चार ही होगी, क्योंकि इसका गुणनखंड एक, दो और चार खुद, फिर 6, 8, 9, यानी अब इनको छोड़कर चार से शुरू करते हैं, इन अभाज्य वाली को छोड़कर बाकी सब आएंगे। 10, 12, 14, 15 भी, 3 पचे 15, 5 तिहाई 15, 16, आगे कितना लिखूंगा, डैश 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 कर देता हूं, ये सारी। अब क्या कहेंगे एक के बारे में, एक के बारे में क्या कहा जाए, अभाज्य में आई नहीं, ठीक दो गुणनखंड मैंने लिखा है, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, अभाज्य में नहीं है, और इसमें तो दो से ज्यादा गुणनखंड, ये भी इसके पास नहीं है। तो एक के बारे में लिखें, एक के बारे में लिखें, ना तो भाज्य ना अभाज्य, ना ये भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है। ये बात ठीक ऐसे ही हुई कि जैसे दो भाइयों ने बंटवारा किया जायदाद का, आधा बड़ा भैया ले लिया, आधा छोटा भैया ले लिया, घर में बची कौन, माता जी, बोले न मैं लूंगा, वो बोला न मैं लूंगा, वो बेचारी रह गई अलग। तो इस तरह से ये एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको अंडरलाइन करें, इसको अंडरलाइन करें, ठीक है। अब इनका प्रयोग हम कहां करेंगे, इनका प्रयोग हम कहां करेंगे, तो इनका प्रयोग हम अभाज्य गुणनखंड में करेंगे। तो उसके पहले एक प्रमेय पढ़ लेता हूं, एक प्रमेय पढ़ लेता हूं। अभी कोई ऐसा प्रश्न नहीं बताया जो एग्जाम में जो आ रहा है, अब इसके बाद चर्चा होगी। इरेज कर देता हूं। तो वो प्रमेय है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित
का आधारभूत प्रमेय, बड़ा नाम ही लगता, याद रहेगा। है क्या? अब ये जो है एक नंबर के प्रश्न में आएगा। एक नंबर के प्रश्न में, जिसको एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर लिखने को, जो 5वां प्रश्न है आपका, उसमें यह आ सकता है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए, या सत्य असत्य में पूरा कथन लिख देगा और बोलेगा कि सत्य है कि असत्य है। तो कथन इसका लिख देगा तो सत्य ही होगा। और अगर एक वाक्य में, एक सेंटेंस में आता है कि एक वाक्य का है नहीं, 2-3 लाइनें आ जाती हैं, तब आपको याद रखना होगा। तो याद कैसे रखना होगा? ये कोई बड़ी बात नहीं कह रहा। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में कोई बड़ी बात नहीं कही। ये कहा गया कि किसी भी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो 4 से शुरू होती है, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और यह गुणनखंड अभाज्यों के क्रम के अतिरिक्त या क्रम के बिना बोला उसने अद्वितीय होता है। बड़ी लंबी चौड़ी भाषा, बड़ी अच्छी भाषा कैसे आती? तो आप ऐसे याद करें, आप ऐसे याद करें, किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड किया जा सकता है। और शब्दों को क्लियर करें, किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जा सकता है और यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। इतना तो याद हो जाएगा, इतना याद हो जाएगा। हम अपनी परिभाषा को और शुद्ध करते हैं, और किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जा सकता है और यह गुणनखंड अभाज्यों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो भाषा मैं नहीं लिख रहा हूं, किताब में लिखिए। मेरी भाषा लिखनी हो तो पाज करके वीडियो को लिख ले। किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जा सकता है और यह गुणनखंड अभाज्यों के क्रम के अतिरिक्त अद्वितीय होता है। बस, अभाज्यों के क्रम के अतिरिक्त कैसे? तो देखिए, मैं किसी का गुणनखंड करता हूं, मैं किसी संख्या का गुणनखंड करता हूं, मान लीजिए 256 का गुणनखंड करना है। हमें अभाज्य संख्याओं से शुरू करना, 2, 3, 5, 7, 11। अगर 2 से भाग लगेगा तो लगाऊंगा, नहीं लगेगा तो आगे बढ़ जाऊंगा। 2 से भाग लगाया, अगर फिर 2 से भाग लगेगा तो लगाता रहूंगा, जब तक 2 से भाग लगेगा लगाऊंगा, नहीं लगेगा आगे बढ़ूंगा। लेकिन आप किसी को इग्नोर करके आगे मत बढ़े। चलिए, 6 है, 2 का तो लग ही जाएगा, 128 आ गया। 2 का भाग लगाने में कोई चीज आधी होती है, तो 256 का आधा 128, 64 हो गया। फिर अभी 2 का लग ही रहा है, लगता है 2 का लग जाएगा क्या? तो संख्या में दूसरी ले लेता हूं, खैर इसको कर देता हूं। 32 हो गया, 16 हो गया, 2 अट्ठे हो गया, 2 चौको हो गया, 2 दूना हो गया, 2 एकम हो गया। अब इसका गुणनखंड आप लिख सकते हैं, 256 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये गुणनखंड हो गया। ये तो 2 2 से है, क्रम भी बदल जाएगा तो क्या होगा? यही आएगा। मैं दूसरी संख्या लेना चाह रहा था, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं 96 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? 96। ओके, 2 से भाग लगाइए, गुणनखंड करना भी सीख लेंगे। तो 2 चौको 8, भाग लगाना सिंपली, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 का लगाइए, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 का लगाइए, लग रहा 2 का तो लगाइए, 2 एकम 2 दूनी, फिर 2 का लगाइए, तो 2 छक्का 12,
फिर 2 का लगाइए, 2 तिहाई 6, फिर 3 का लगेगा, अब 2 का नहीं लगेगा, 3 आ गया पूरा को लगे तो 96 हो गया। 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 बार गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आया। अब अगर आप थोड़ा सा क्रम छोड़ते, अगर आप पहले 3 से लगा देते तो 3 यहां आ जाता, फिर वही 2 2 2 आता। ठीक है, तो क्रम का फर्क पड़ सकता है, लेकिन अगर हम ये नियम रखेंगे कि सबसे पहले छोटी संख्या से ही भाग लगाना है, जब तक उससे भाग लगेगा छोटी अभाज्य संख्या से तो उसी से लगाना है, तो फिर इसका भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया है आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। याद रखिए, कथन प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जा सकता है, और यह अभाज्य गुणनखंड अभाज्यों के क्रम के अतिरिक्त अद्वितीय होता है। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। अब ये हो गया। अब आपको देखना है एलसीएम, मिटा देता हूं, एलसीएम और एचसीएफ, अभाज्य गुणनखंड का इस्तेमाल करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो एक छोटा प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, 2 छोटी संख्याएं आपको देगा, हर हाल में देगा, 2 छोटी संख्याएं आपको देगा और बोलेगा एचसीएफ बताओ। क्या बताओ? एचसीएफ बताओ। तो हम पहले छोटी संख्याओं में मौखिक एचसीएफ एलसीएम देख लेते हैं, फिर करने का तरीका यहां से देखूंगा। चलिए मैं 4 और 6 का एचसीएफ देखता हूं। ऐसी संख्या सोचिए जिसका इसमें भी भाग लग जाए, इसमें भी भाग लग जाए। 1 का लग जाएगा दोनों में, 1 चौको 4 1 छक्के 6। फिर किसका लग जाएगा? 2 का लग जाएगा, 2 दूना 4 2 तिहाई 6। 1 का लगेगा, 2 का लगेगा, दोनों में। तो इनमें से जो सबसे बड़ी होगी वही एचसीएफ होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? इनका 2 हो जाएगा, जिसका भाग दोनों में लग जाता है। और एलसीएम की जब आप बात करेंगे इन्हीं संख्याओं की 4 और 6, फिर ऐसी संख्याएं सोचना है जिनका भाग, जिनमें 6 का भी भाग लगे 4 का भी भाग लगे, यानी वो संख्या इन दोनों से छोटी तो नहीं होगी, किसी से छोटी नहीं होगी। क्या होगी? या तो बड़े वाले के बराबर होगी या तो उससे भी बड़ी होगी। तो आसान तरीका ये है कि बड़े वाले का पहाड़ा आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मौखिक जब निकालना हो, बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। 6 को 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 2 4 बार लिख लीजिए। फिर अब 4 का आप भाग लगाइए, सभी में किस में लग जाता है? 6 में नहीं लगेगा, 4 1 कम 4 2 शेष फल बचेगा। 4 तिहाई 12 लग गया, पहली संख्या यही हुई, तो यही हो जाएगा एचसीएफ। इस तरह से आप मौखिक एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, मौखिक कुछ और क्वेश्चन लेके आप कोशिश करिएगा। अब निकालने के तरीके पर आते हैं। ये तो बहुत छोटी संख्या, क्या निकालूं यार इसका? कोई बड़ी संख्या ले लेता हूं। चलिए मैं 24 और 36 ले लेता हूं और इनका एचसीएफ निकालने की कोशिश करता हूं। आपको गुणनखंड करना है 24 और 36 का। कहां? रफ में। जब एलसीएम एचसीएम पूछेगा तो यहां आपको नहीं दिखाना वो पेड़ बना के, ट्री बना के। तो क्या करेंगे? 24 का आप गुणनखंड कर ले, ओरल बनता हो तो ठीक है। ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 24। 24 आ गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। और इसी तरह से 36 का कर लें। ठीक है ना, 4 नहीं है 36 होता है ना। देखिए मौखिक कैसे गुणनखंड करेंगे? 36 4 नहीं है 36 होता है, तो 4 का लिख दे, 9 का लिख दे, 36 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 2 3 2 3 यही गुणनखंड है। अब तरीका ये घात में लिख लें, तो 2 की घाते 3 और 3 की घाते 1। इसमें 2 की घाते 2 और 3 की घाते 2। जब एचसीएफ लिखना हो तो छोटी छोटी घात लिख लें। क्या लिख लें? 3 की छोटी घात 1 है, 2 की छोटी घात 2 है, तो यही एचसीएफ होगा। 2 स्क्वायर गुणे 3 की घाते 1, 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो जाएगा एचसीएफ।
अगर घात के रूप में लिख लिया है आपने, तो 2 की सबसे छोटी घात ले लेनी है, 3 की सबसे छोटी घात ले लेनी, गुणा कर लेना। एक ही गुणनखंड से ये एचसीएफ हो गया। इसी से हम एलसीएम भी निकाल लेते हैं। चलिए साथ में एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो एलसीएम में बड़ी बड़ी घात ले लीजिए दोनों की। 2 की घात है 3, 2 में ये 3 घात बड़ी है, 3 में 2 घात बड़ी है, तो 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 ये है, और 3 त्रिका 9 है, 8 9 72। तो इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ हुआ। ठीक है, आप ध्यान रखें, छोटी संख्या का एचसीएफ आपसे पूछेगा, नोट कर ले इसको। छोटी संख्या का एचसीएफ 4 ऑप्शन देगा, चाहे गुणनखंड करके निकाले, चाहे मौखिक दिमाग काम कर जाए, जैसे 4 6 का एचसीएफ, 8 12 का एचसीएफ। ठीक है, और इसी तरह की संख्याएं 6 8 का एचसीएफ क्या होगा, 6 8 का एचसीएफ 2 का लगता, दोनों में भाग 2 होगा। 8 12 का क्या होगा, हाँ 4 का लग जाएगा, 4 होगा, एचसीएफ 4 होगा 8 और 12 का। हाँ एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब ऐसी संख्याएं दी हो जैसे 4 और 16 है, 4 और 16 है, 4, अब इनका एचसीएफ पूछ रहा है, और एक का भाग दूसरी में लग जाता है। जब एक का भाग दूसरी में लग जा रहा है कि छोटी वाली एचसीएफ होगी उस केस में, और बड़ी वाली दोनों की एलसीएम होगी। और ठीक है, अगर ऐसी संख्या मिले कि जिनमें किसी का भाग नहीं लगता, 3 और 4, 5 और 4, उनका एचसीएफ 1 हुआ करेगा। क्या हुआ करेगा, एचसीएफ 1 हुआ करेगा, और एलसीएम दोनों को गुणा कर लेंगे 12, ये हुआ करेगा। तो जब 2 संख्याओं में से ऐसी संख्या हो कि एक संख्या का दूसरे में भाग लग जाए, तो छोटी वाली एचसीएफ होगी, बड़ी वाली एलसीएम होगी। दिमाग में बिठाना है। अगर ऐसा हो कि भागे न लगे किसी का, एक के सिवा, तो फिर एक का तो लग रहा है ना, तो एक एचसीएफ हो जाएगा, और उनका गुणा कर लेंगे तो वो एलसीएम हो जाएगा। ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, अब एलसीएम और एचसीएफ से एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। 2 संख्याएं अगर हैं तो 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, मान लो 2 संख्याओं का गुणनफल होगा उनका एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये महत्वपूर्ण सूत्र, इससे 1 नंबर का प्रश्न, 1 नंबर वाला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से एक इसी से आएगा, और एक हल करने में भी इसका प्रयोग करना पड़ेगा, एक प्रश्न वो भी आएगा। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, अगर 2 संख्याएं हैं उनका गुणा करने पर जितना आएगा, उनके एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करने पर भी उतना ही आएगा। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकता है कि 2 संख्याएं अगर ए बी हो तो ए गुणे बी बराबर एलसीएम ए बी, यानी ए बी का एलसीएम गुणे एचसीएफ ए बी। और इसका प्रयोग कहां करना होगा प्रश्न में, एक तो 2 संख्याएं देकर इस सूत्र को सत्यापित करने को देगा, 2 संख्याएं देकर इस सूत्र को सत्यापित करने को देगा, या फिर एक प्रश्न दे देगा कि 2 संख्याएं दी रहेंगी और उसका एलसीएम एचसीएफ रहेगा आपके पास। एलसीएम एचसीएफ में से कोई एक, मान लीजिए एचसीएफ रहेगा, एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल, इसको लाके यहां बटे में कर दिया। ठीक है, या एचसीएफ निकालना है तो ए गुणे बी अब बटे एलसीएम कर देंगे, याद कर लीजिए फार्मूला। ठीक है, एलसीएम निकालना है तो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ कर देंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालना है तो संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम कर देंगे। ये सूत्र याद रखें। अब मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर, चलिए प्रश्नावली के कुछ देख लेते हैं। प्रश्न
तो प्रश्नावली में जो आपके प्रश्न हैं तो शायद गुणनखंड है ना। 140 156 का गुणनखंड है, ठीक। 140 और 156 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो करना पड़ेगा क्या, 140 का गुणनखंड 2 से करो 2 70, 2 से करो 35, अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा तो 5 सते 35, और फिर 7 से लगेगा तो 7 एकम 7, 140 हो गया क्या, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, चाहे ऐसा लिखे रहने दे और चाहे 2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 1 गुणे 7 लिखते हैं, 7 की घाते। ये गुणनखंड है। 156 की कोशिश करिएगा आप लोग। फिर एक बड़ी संख्या है, शायद तिमाही में आपके आया रहा हो, 5005 का गुणनखंड। अरे यार, तो किनारे में 5 है तो 5 का तो लग ही जाएगा, ठीक है। किनारे में 5 है तो 5 का तो लग ही जाएगा, तो 5 का लगाता हूं। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब 1 है, अब 5 से बड़ी ही संख्या का लगेगा। 2 का लग नहीं रहा था, 3 का यहां लग नहीं रहा था, 5 का लगा। अब 5 से बड़ी तो अभाज्य संख्या से लगाना। 7 को सोचें, अगर 7 एकम 7 करेंगे तो 3 बचेगा और 0 तो 30 हो जाएगा, 7 चौका 7 का लग जाएगा। 7 एकम 7 तो 3 बचा, 30 हुआ, 7 चौका 28, 2 बचा, 7 तिरिक 21, तो 7 का लग गया। अब इसमें तो 11 का लग जाएगा, 7 का नहीं लगेगा। 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 11 है, 11 का लग जाएगा। 11 एकम 11, 3 बचेंगे, 11 तिहाई है ना, 13 बचा और 33 बचा, 11 के 33, 13 का लग जाएगा। 13 एकम 13। तो इस तरह से 5005 ये गुणनखंड दिमाग में रखें। तो दूसरा गुणनखंड कई सालों से नहीं पूछ रहा है, तो इसी के गुणनखंड दिमाग में रखें, ठीक है। ये गुणनखंड आपका हो गया। अब चलता हूं अगले प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न पर क्या है, 2 संख्याएं देगा और उनका एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा। उस पर अभी चर्चा नहीं करते। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं जो हमेशा आया है। वो क्या, किसी धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि 6 की घाते n जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। चलिए आज इतना ही, अगले वीडियो में दूंगा, इसको आज करवा देता हूं। तो प्रश्न मैं लिख नहीं रहा हूं, बोला है किसी धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध करना है कि 6 की घाते n 0 पर समाप्त नहीं होगा, या कि जांच कीजिए कि 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। अच्छा, 0 पर समाप्त होने का मतलब तो समझ रहे हैं ना। जैसे n कोई धन पूर्णांक है, n की घाते 6 की घाते 1 रखोगे तो 6 आ जाएगा, 6 की घाते 2 रखोगे तो 36 आ जाएगा, यानी 6 पर समाप्त हो रहा है, ये 6 पर समाप्त हो रहा है। 6 की घाते 3 करोगे तो 36 छक्का 216 हो जाएगा, 6 पर समाप्त हो रहा है। तो पूछ रहा कि n के किसी मान के लिए 0 भी आएगा किनारे में कि नहीं आएगा इकाई के स्थान में, ये जांच करना है, ठीक। अब चलिए इसको कैसे लिखो, 1-2 लाइन की भाषा लिखनी है। अच्छा ये बताओ, जिसके अंतिम में 0 हो, 40, इसमें 10 का भाग लग जाएगा ना, 10 चौको 40, कितनी बड़ी संख्या हो, 4 2 6 इतना लिख दिया, और 3 5 1 कुछ भी लिख दे, कितनी बड़ी संख्या हो, इकाई में 0 है तो 10 का भाग लग जाएगा, ठीक है। इकाई में 0 है तो 10 का भाग उसमें हर हाल में लग जाएगा, और 10 का भाग लगेगा। 10 गुणनखंड है, और 10 के गुणनखंड क्या है, 2 और 5 है, 2 और, तो अगर 10 का भाग लगेगा तो हर हाल में 2 और 5 का भाग लग जाएगा। तो अगर 2 और 5 का भाग लगता है किसी संख्या में तो वो 0 पर समाप्त होगी, नहीं तो 0 पर समाप्त होने वाली नहीं है, ठीक है। अब यही बात हमको लिखना है, पर जितना मैं बोल गया उतना सब नहीं लिखना यार। अब मैं लिख ही देता हूं, यदि किसी धन पूर्णांक, इसको अच्छे समझिए, किसी धन पूर्णांक n के लिए 6 की घाते n
शून्य पर समाप्त होता है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड दो और 5 होंगे। हर हाल में अगर शून्य पर समाप्त होता है तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होंगे, क्योंकि 2 पंचम 10 होता है, बाकी एक दाहम भी 10 होता है, तो एक तो भाज्य में आता है। ठीक है, अब किंतु देखता हूं कि है इसके अभाज्य गुणनखंड क्या, 6 की घाते n, तो n तो घात में है, वो मतलब n बार 6 आया है। 6 का गुणनखंड कर दे 2 गुणे 3 घाते n, चाहे इतना लिखे रहने दें, चाहे तो और लिख दें 2 की घाते n गुणे 3 की घाते n, मतलब n टाइम्स n बार 2 आया है और n बार 3 आया है, कुल मिला के 2 और 3 ही 2 गुणनखंड है। अर्थात यहां 6 घाते n के अभाज्य गुणनखंड क्या है, केवल 2 और 3 है, केवल 2 और 3 है। चाहिए क्या था, चाहिए 2 और 5 था, आया 2 और 3, नहीं होगा, ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। अतः किसी धन पूर्णांक या किसी भी धन पूर्णांक n के लिए 6 की घाते n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। इतना काम करना है, भाषा थोड़ा आती आगे पीछे हो जाएगी तो चलेगा, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो क्या लिखेंगे, if 6 to the power n end with 0 for any natural number n, then it must have prime factors 2 and 5. But this thing here 6 to the power n has only prime factors 2 and 3, so it cannot be n with 0 for any natural number n. तो क्या कंक्लूजन हुआ कि शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। एग्जाम्पल में है 4 की घाते n को चेक करना, तो किताब की वाली भाषा में नहीं जाइएगा। 4 की घाते n को जब चेक करेंगे ना तो बाकी सब यही रहेगा, 6 की घाते n की जगह 4 की घाते n, ये वाला बदल जाएगा। 4 की घाते n को लिख देंगे 2 स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर, 2 गुणे 2 घाते n, तो 2 की घाते 2n लिख दीजिएगा, बाकी है भाषा। हाँ, यहां फिर लिखना होगा कि उसके केवल 2 गुणनखंड, अतः वह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में।